बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है उसमें हमने देखना है कि डेटाबेस डिज़ाइन कैसे किया जाता है और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटाबेस डिज़ाइन होता क्या है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मैप द कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। बेसिकली जो डेटाबेस डिज़ाइन करने का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की फॉर्म में मैप करना है। ठीक है, उसको डायग्राम की फॉर्म में उसको शो करना है। ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन इज़ टू मैप द कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल मॉडल को इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की फॉर्म में डाटाबेस को मैप करना है, उसको पेपर वर्क के अंदर लेके आना है। A particular DBMS must be able to process this model। अब पर्टिकुलर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या करता है, वो मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल। वो इस काबिल होना चाहिए कि वो इस तरह के मॉडल को प्रोसेस कर सके। वो इस काबिल होना चाहिए कि वो इस मॉडल को प्रोसेस कर सके। द परफॉर्मेंस ऑफ DBMS मस्ट बी एक्सेप्टेबल। और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS की जो परफॉर्मेंस है वो इस काबिल होनी चाहिए, मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू ऑल यूज़र्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के यूज़र्स हैं उन सबको एक्सेप्ट करे। ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस इस काबिल होनी चाहिए। The database users require complete and up-to-date information। जो डेटाबेस को यूज़ करने वाले लोग हैं जिनको हम डेटाबेस यूज़र्स कहते हैं, वो उनके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। दे रिक्वायर्ड कंप्लीट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। उनके पास मुकम्मल तौर पे अप टू डेट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, यही उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। दे आल्सो नीड द एक्सेस दे आल्सो नीड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजीली। इसके अलावा उनको एक और चीज़ की ज़रूरत होती है कि जब भी उनको किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो एट वंस वो उसको रिट्रीव कर सकें और जल्दी से कर सकें रिट्रीव। ठीक है, तो इस सब के लिए जो हम मैपिंग करते हैं तो हम लोग उसको देखते हैं डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इसकी डिफरेंट फेजेस की। डिफरेंट फेजेस ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस आर एज फॉलोज। सबसे पहले हम लोग अगेन रिपीट कर लेते हैं कि जो हमारे पास डेटाबेस डिज़ाइन है वो क्या होता है। डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग उसकी मैपिंग करते हैं। इज़ टू मैप द कंसेप्चुअल डाटा मॉडल टू एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। हम कंसेप्चुअल डाटा मॉडल को एक इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं। और पर्टिकुलर DBMS का क्या होता है, पर्टिकुलर DBMS मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल। जो इसकी परफॉर्मेंस होती है वो ऑल यूजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। तमाम यूज़र जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं उनके लिए DBMS अफोर्डेबल होना चाहिए। वो उसकी परफॉर्मेंस उनको मतलब वो लोग एक्सेप्ट करें इस चीज़ को, ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा देखना पड़ता है कि जो DBMS यूज़र्स हैं उनके पास कंप्लीट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, उनको इस चीज़ की ज़रूरत होती है और इसके लिए वो क्या करते हैं, वो रन टाइम पे या फिर जब भी उनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है सो दे जस्ट नीड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन क्विकली एंड ईजीली। इस केस में हम लोग डाटाबेस है उसको डिज़ाइन करते हैं। तो अब बेसिकली हमें देखना है कि डाटाबेस को जब हमने डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, तो उसके डिफरेंट फेजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो बात की जाती है इसकी प्लानिंग की। तो प्लानिंग में क्या चीज़ देखते हैं, द प्लानिंग स्टार्ट्स व्हेन अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम। प्लानिंग तब स्टार्ट होती है जब कस्टमर जो है वो डेटाबेस सिस्टम को डेवलप करने की रिक्वेस्ट देता है। कस्टमर चाहता है कि उसके लिए एक डेटाबेस सिस्टम को बनाया जाए। तो जब डेटाबेस सिस्टम को बनाया जाएगा तो ये उसकी रिक्वेस्ट होगी और वो एज ए कस्टमर डेवलपर को रिक्वेस्ट करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। दीज एक्टिविटीज़ आर यूज टू आइडेंटिफाई द रिसोर्स नीडेड टू डेवलप द सिस्टम। अब जब भी हम लोगों ने डाटाबेस सिस्टम को डेवलप करना है और कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए डेवलप करना है, क्योंकि जब कस्टमर को ज़रूरत पेश आई, जब उसको फील हुआ कि मुझे डाटाबेस
जो है सिस्टम की ज़रूरत पड़ गई है। अब उसके लिए प्लानिंग वहाँ से शुरू हो जाती है, डेवलपर के लिए प्लानिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। और जब डेटाबेस सिस्टम को बनाया जाने लगता है तो उसके अंदर वेरियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। अब जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आइडेंटिफाई करती हैं कि किस किस किस्म के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस सिस्टम किस्म के रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी सिस्टम को डेवलप करने में। तो प्लानिंग के अंदर हम लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हैं कि सिस्टम जो बनाने जा रहे हैं हम लोग, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है और किन किन रिसोर्सेज की जो है हमें नेक्स्ट मेन फ्यूचर डेवलपिंग में ज़रूरत पड़ेगी। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द टाइम लिमिट फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द सिस्टम। इसके अलावा ये एक और चीज़ आइडेंटिफाई करती है कि जब आपने सिस्टम को डेवलप करना है तो उस पर कितना टाइम आएगा, उसकी टाइम लिमिट क्या होगी। ठीक है, इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द टाइम लिमिट्स फॉर द कम्प्लीशन ऑफ द सिस्टम। अब जब सिस्टम बनना शुरू होता है तो बेसिकली उसकी प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग के अंदर देखा जाता है कि सिस्टम को कितने मॉड्यूल्स में डिवाइड करना है और एक मॉड्यूल को कितना टाइम देना है और एक मॉड्यूल के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, उसकी कंप्लीशन टाइम क्या होता है और लास्ट पे आप देखते हैं कि सिस्टम की कंप्लीशन लिमिट टाइम लिमिट क्या होती है। तो बेसिकली ये इसका फर्स्ट फेज़ है जिसके अंदर हम प्लानिंग को देखते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो कि कस्टमर को जब फील होता है कि उसने डाटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करना है, उसको डाटाबेस सिस्टम एक चाहिए अपने वर्क के लिए, तो उसके बारे में क्या होता है उसके बारे में प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। जिसने डेवलप करना है वो कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूछता है। इसके अलावा जो भी एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं करनी होती हैं डेवलपमेंट के दौरान, वो रिसोर्सेज को इकट्ठा करता है, रिसोर्सेज की आइडेंटिफिकेशन होती है और बाकायदा उसके लिए जो है टाइम लिमिट्स वगैरह डिसाइड होती हैं कि सिस्टम को कितना टाइम लगेगा उसकी कंप्लीशन में। ठीक है, तो ये था बेसिकली प्लानिंग का फेज़। अब डेटाबेस जब डिज़ाइन करते हैं उसका नेक्स्ट फेज़ आता है एनालिसिस का। एनालिसिस के बारे में आपको बताया था, एनालिसिस होता है कंपैरिजन, जब आप किसी चीज़ के अंदर के डीप लर्निंग करें, डीप स्टडी करें उसे। ठीक है, तो जो द एनालिसिस का फेज़ होता है उसमें क्या होता है, द एनालिसिस फेज इज़ यूज टू स्टडी द करंट सिस्टम इन डिटेल। इसमें क्या होता है कि जो करंट सिस्टम है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करना, दैट इज़ द एनालिसिस फेज। अब उसकी स्टडी क्यों करनी होती है, किस पर्पस के लिए करनी होती है, ये सारा कुछ हमने देखना होता है एनालिसिस के अंदर। इट आइडेंटिफाइज हाउ द करंट सिस्टम वर्क्स। ये बताता है कि करंट सिस्टम जो है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो काम कैसे कर रहा है एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड, और किन किन जगहों पे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ठीक है, जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम एग्जिस्टिंग या करंट सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। उसके अंदर हम देखते हैं डिटेल में सारी प्रोसेसिंग, सारी स्टडी करते हैं सिस्टम की, और उसके बाद देखते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं कि करंट सिस्टम, जब करंट सिस्टम वर्क कैसे करेगा, और करंट सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो उसके अंदर अगर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट और किस किस तरह की इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं इट इंक्लूड्स अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन द सिस्टम। इसके अलावा ये डिटेल स्टडी हम लोग करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं सिस्टम को डेवलप करते हुए। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने दो स्टेप्स पढ़े जिसके अंदर हम लोगों ने डेटाबेस डिज़ाइन करने के स्टेप्स में स्टेप नंबर 1 देखा प्लानिंग का। जब भी डेटाबेस डिज़ाइन किया जाएगा उसकी प्लानिंग को देखा जाएगा, उसकी प्लानिंग की जाएगी। कस्टमर को जब भी ज़रूरत पड़ेगी कस्टमर क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, और रिक्वेस्ट के बाद उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देनी है। बाकी डेवलपर का काम होगा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना होगा, उसने रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने हैं और टाइम लिमिट्स कैसे मैनेज करना है। उसके बाद जो है सेकंड फेज, उसके अंदर एनालिसिस का फेज है जिसके अंदर देखा जाएगा
कि जो आपका सिस्टम है एनालिसिस फेज के अंदर जो सिस्टम है करंट सिस्टम, उसकी स्टडी कैसे करनी है, ठीक है, डिटेल में। और उसके अंदर देखा जाएगा जो करंट सिस्टम है वो काम कैसे करता है, और अगर हमने उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स करनी है तो वो इम्प्रूवमेंट्स कैसे होंगे और किस तरह किस किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो भी वेरियस ऑपरेशंस हम लोगों ने सिस्टम के अंदर करने हैं उसकी भी डिटेल स्टडी हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे 2 इसके स्टेप्स। और थर्ड वन जो आपका स्टेप आता है वो है आपके पास डेटाबेस का डिज़ाइन, वो है आपके पास डेटाबेस का डिज़ाइन। तो बेसिकली डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। सबसे पहला पार्ट होता है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है? द लॉजिकल मॉडल डिस्क्राइब्स द डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। जो लॉजिकल मॉडल है वो बताता है, डिस्क्राइब करता है जो डाटा आपका स्टोर्ड है डाटाबेस के अंदर, ठीक है। इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस। ये बताता है कि आपका जो डाटा है जो डाटाबेस के अंदर स्टोर्ड हुआ है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किस टाइप का डाटा है, उसकी डिटेल जो उनसे होगी वो हमें बताएगा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। बेसिकली आपका जो डाटा होता है वो डाटाबेस के अंदर स्टोर है। डाटा आपका किस फॉर्म में स्टोर है? डाटाबेस के अंदर स्टोर है। और जो डाटाबेस के अंदर आपका डाटा स्टोर है वो लॉजिकल मॉडल जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए होता है। लॉजिकल मॉडल डिस्क्राइब करता है कि आपका जो डाटा है डाटाबेस के अंदर स्टोर है। अब जब इसको स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि जो डाटा है जो डाटा बेस के अंदर स्टोर है वो एक्चुअल में उसकी डेफिनेशन हुई होती है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर, वो बताता है। इसके अलावा इट ऑल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। ये और चीज़ बताता है कि इट ऑल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इंफॉर्मेशन। रूल्स और इन्फॉर्मेशन हमें बताता है डाटा के रिलेटेड कि डाटा टाइप कौन सी है और डाटा के रूल्स एंड जो इन्फॉर्मेशन है स्ट्रक्चर वाइज वो क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द डाटाबेस। इन शॉर्ट जो डाटा के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन कंप्लीट डिटेल होती है वो डाटाबेस के अंदर जो स्टोर होती है वो हमें लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन बताता है। बेसिकली क्या होता है कि जो आपका डाटा होता है डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है, अब आपको नहीं पता किस टाइप का डाटा आपने स्टोर करवाया हुआ है, उस डाटा का क्या काम है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो टाइप किसकी है, कौन सी है। तो बेसिकली जब आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो उसके लिए जब कोई मॉडल तैयार करते हैं तो मॉडल को हम कहते हैं लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। तो डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर जो लॉजिकली हम डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं उसके अंदर हम लोग डाटा के बारे में देखते हैं कि डाटा आपका किस किस टाइप का है और डाटा के लिए कौन कौन सी डिस्क्रिप्शन है, कौन कौन सी डिटेल्स हैं। उसके बाद बात आती है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन की। अब फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन क्या होता है हम लोग ने ये देखना है। फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन जो होता है इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। ये डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस की लास्ट स्टेज होती है। The major objective of physical database design is to implement the database as a set of records, files, indexes and other data structures. Basically इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो आपके database डिज़ाइन हो चुका होता है उसको इम्प्लीमेंट करना डाटाबेस को एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स या फाइल्स की फॉर्म में या इंडेक्सेस की फॉर्म में या डाटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में, ठीक है। इसमें अब आपने क्या देखना होता है, इसमें आपने देखना होता है कि जो आपका डाटा लॉजिकली आपका स्टोर्ड हुआ है डाटा की टाइप, जहाँ पे आपने देखा होता है कि डाटा की टाइप क्या है, डाटा की डेफिनेशन क्या है, और डाटा की डेफिनेशन के बाद आपने देखना होता है कि डाटा जो लॉजिकली स्टोर हुआ है आपके डाटाबेस के अंदर वो उसकी टाइप क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बेसिकली आपने देखना होता है लॉजिकल डिज़ाइन में। फिर आप उस डाटा को जब आप फिजिकली बात की जाती है तो उस डाटा को आप क्या करते हैं, उस डाटा को आप स्टोर करते हैं फिजिकल फॉर्म में। और उस फिजिकल फॉर्म में क्या करते हैं आप डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स या फाइल्स या इंडेक्सेस या अदर डाटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है, दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है आपका डाटाबेस डिज़ाइन का वो होती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। वो क्या होती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आपने क्या देखना होता है दैट डाटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन डिजाइन एंड डेवलप। अब आपने सबसे पहले तो डाटाबेस की रिक्वायरमेंट आपको फील हुई,
आपने आपको उसकी नीड हुई, आपने क्या किया, आपने डाटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए रिक्वेस्ट दे दी। अब उस डाटाबेस को डिज़ाइन करने के बाद उसकी प्लानिंग स्टार्ट होने शुरू हो गई। उसमें देखा गया कि डाटाबेस अगर बनाना है तो कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए चाहिए होंगी, कौन कौन सी उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी टाइम कंप्लीशन को देखा जाएगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज इसको अंदर डील करेंगे। इसके बाद देखा जाएगा इसकी प्लानिंग प्रॉपर। उसके बाद बात आई थी इसके सेकंड स्टेप की, जिसमें देखना था एनालिसिस करना था। अब उस एनालिसिस में क्या था, उस एनालिसिस में देखना था हमने कि जो डाटाबेस आप बनाने जा रहे हैं करंट सिस्टम का, वो करंट सिस्टम एक्चुअल में है क्या, उसकी डिटेल स्टडी हमने करनी थी। उसके अंदर रिक्वायरमेंट थी उसकी डिटेल स्टडी करनी थी। उस डिटेल स्टडी में देखना था कि जो सिस्टम है, जो करंट सिस्टम है, वो काम कैसे कर रहा है, और काम कैसे करने के साथ साथ वो देखना है कि अगर तो आपने नया डाटाबेस डिज़ाइन करना है तो उसके अंदर कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारे फेजेस है एनालिसिस के अंदर, ठीक है। और एनालिसिस के बाद जो स्टेप आता है वो डाटाबेस को डिज़ाइन करने का आता है। उसके अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स है। सबसे पहले एक था हमारे पास लॉजिकल डिज़ाइन करना डाटाबेस को, और नेक्स्ट में था फिजिकल डिज़ाइन। लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन के अंदर देखा था कि डाटा के रिलेटेड जो चीज़ें थी कि डाटा किस टाइप का होगा, डाटा का फाइल टाइप क्या होगा, डाटा की डेफिनेशन क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड सो ऑन। और उसके बाद देखा था कि हम लोगों ने जब फिजिकली डाटाबेस को डिज़ाइन करना है तो फिजिकली डाटाबेस डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं कि डाटा को जब आपने स्टोर करवाना है तो वो किस फॉर्म में स्टोर होगा, फिजिकली सेट ऑफ रिकॉर्ड्स की फॉर्म में, या फाइल्स की फॉर्म में, या इंडेक्सेस की फॉर्म में, या दूसरे डाटा स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। तो ये था बेसिकली आपके डिज़ाइन प्रोसेस। अब आगे पूरे सिस्टम की डिज़ाइनिंग तक सारा काम हो चुका है। अब आपके रिपोर्ट के बाद आते हैं सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन जो भी सिस्टम आपने बनाया है, जिस भी सिस्टम को आपने डिज़ाइन किया है, जिस भी सिस्टम की आपने प्लानिंग की और एनालिसिस किया है, उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसके बाद आपने उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना होता है। उस सिस्टम को आपने इम्प्लीमेंट करना होता है, उसको अमल में लाना होता है। अब अमल में लाने का मतलब क्या है, उस सिस्टम को आपने डिज़ाइन किया, उसको डेवलप किया, और उसके बाद आपने इसको प्रपोज कर दिया, आपने इसको वर्किंग में लेके आए। द डेटाबेस डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बिन डिज़ाइन एंड डिवेलप। जब वो डिज़ाइन हो चुका होता है, डेवलप कर दिया जाता है, उसके बाद डाटाबेस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। द डाटाबेस सिस्टम इंस्टॉल्ड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूज़र, और इसको यूज़र के लिए इंस्टॉल भी किया जाता है, यूज़र के लिए इसको एग्जीक्यूट भी करवाया जाता है। द इम्प्लीमेंटेशन में रिक्वायर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंप्यूटर सच एज सर्वर। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए किसी खास कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जो कि सर्वर कहलाता है। इट मे ऑल्सो रिक्वायर नेटवर्क हार्डवेयर इफ द डाटाबेस इज टू बी एक्सेस एट मल्टीपल लोकेशंस। और अगर आप उस डाटाबेस को मल्टीपल लोकेशन से एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और मल्टीपल हार्डवेयर्स जो है किसी खास नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। तो ये थी बात आपकी इम्प्लीमेंटेशन की। अब डायग्रामेटिकली पूरी हम लोग एक साइकिल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डायग्रामेटिकली देखा जाए तो सबसे पहले आपका फेज़ आता है प्लानिंग का। प्लानिंग के फेज़ में आप क्या करते हैं, आप डाटाबेस के बारे में डिटेल्स लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, टाइम लिमिट देखते हैं, और जो जो आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसको देखते हैं। इसके अंदर उसके बाद आपके पास आता है सेकंड फेज़ एनालिसिस का। एनालिसिस में क्या करते हैं, एनालिसिस में आपने देखना होता है कि जो आपका डाटाबेस बनने जा रहा है, जो करंट सिस्टम का आप बनाने जा रहे हैं, वो करंट सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसमें कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद उसको आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइनिंग में आप सबसे पहले 2 तरह के डिज़ाइन बनाते हैं। एक होता है लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन, होता है फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन। लॉजिकली डाटाबेस किस तरह का स्टोर होगा, किस फॉर्म में होगा, किस डाटा किस तरह स्टोर हो रहा होगा, ये सारा कुछ लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में होता है। और फिजिकल डाटाबेस डिज़ाइन में देखते हैं कि आपका जो डाटा है वो फाइल टाइप किस तरह की किस फॉर्म में आपको फिजिकली नज़र आ रही है, ठीक है। और लास्ट उसके बाद आपके पास स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन का। इम्प्लीमेंटेशन में आप जो भी आपने डाटा बेस बनाया है, जो भी सिस्टम प्रपोज किया है, उसको आप इंस्टॉल करते हैं और उसको वर्किंग में लेके आते हैं यूज़र के लिए। और लास्ट पे आता है डाटाबेस रिपोजिटरीज, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। अब जो हमारे पास टॉपिक है वेरी नेक्स्ट, वो है डाटाबेस जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ लॉजिकल डाटाबेस
मॉडल, कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिकल मॉडल। इसमें अब हम लोगों ने क्या करना है, इसमें हम लोगों ने डिटेल स्टडी करनी है कि आप जो डाटाबेस बना रहे हैं उसके अंदर जब आपने लॉजिकल मॉडल डिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट ज़रूरी होते हैं। तो द लॉजिकल मॉडल कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ द डाटा टू बी स्टोर्ड इन द डाटाबेस। इसमें आप डेफिनेशन ऑफ डाटा को पढ़ते हैं, उसके अंदर इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ डाटा होती है जो कि अपने डाटाबेस में स्टोर करनी होती है। इट ऑल्सो कंटेन्स द रूल्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। इसके अंदर देखना होता है कि रूल्स और इन्फॉर्मेशन क्या है, आपकी जो टाइप ऑफ डाटा आपने किस तरह का रखना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, और all entities, the attributes and the relationships are described in the logical model. It is the complete description of data stored in a database. इसके अंदर आप एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स को अभी मुकम्मल तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मॉडल है इसको डिस्क्राइब करता है और इसके अलावा ये बताता है कि इट इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस। कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है जो आपका डाटाबेस के अंदर स्टोर हुआ हो। उसके बाद इसका ओवरव्यू है। ओवरव्यू में आपके पास एक डायग्राम शो हो रही है, ठीक है। डायग्राम जो है आपके लॉजिकल डाटा जो डिज़ाइन प्रोसेस है उसकी है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करते हैं, देन मर्ज करते हैं रिलेशंस को, उसके बाद उसको करते हैं नॉर्मलाइज, ठीक है। तो अब हम लोग इस डायग्राम को डिटेल स्टडी कर लेते हैं। इस डायग्राम में एक्चुअल में बेसिकली है क्या। सबसे जो पहली आपके पास पहला स्टेप है वो है रिप्रेजेंट एंटिटीज को रिप्रेजेंट करना। ईच एंटिटी इन ER डायग्राम, जो आपके पास ER डायग्राम है, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, उसके अंदर क्या होता है, ईच एंटिटी इन ER डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज अ रिलेशन इन रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में हर एंटिटी जो ER डायग्राम में आप रिप्रेजेंट करते हैं वो एज अ रिलेशन होती है। रिलेशन का मतलब वो टेबल्स की फॉर्म में होती है। इन दिस प्रोसेस द नेम ऑफ एंटिटी बिकम्स द नेम ऑफ रिलेशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो एंटिटी का नाम होता है वो वही नाम होता है रिलेशन का, ठीक है। द आइडेंटिफायर ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम्स अ प्राइमरी की ऑफ द रिलेशन। जो भी एंटिटी टाइप आइडेंटिफाई कर रहा होगा आपकी एंटिटी टाइप को, जो भी आइडेंटिफायर होगा जो कि पूरी एंटिटी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव शो करवा रहा होगा, वो आपकी क्या बनती है, बिकम्स अ प्राइमरी की ऑफ अ रिलेशन। वो टेबल की क्या बन जाती है, प्राइमरी की। द रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ द एंटिटी टाइप बिकम नॉन की एट्रीब्यूट ऑफ द रिलेशन। और जो प्राइमरी की आपने एक एंटिटी को अगर बना लिया तो जो उसके रिमेनिंग एंटिटीज रह जाएंगी, एट्रीब्यूट्स रह जाएंगे, वो आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स होंगे रिलेशन के, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे, नॉन की एट्रीब्यूट्स। तो अब अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो आपके पास एक एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है जिसके अंदर उसके कुछ खास एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स में उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें देखना होता है कि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम भी हो सकता है, एड्रेस एंड बर्थ डेट। जब हम इसको एज अ रिलेशन शो करेंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में होगी, एम्प्लॉय आईडी। ये अब इसके ये पूरे एम्प्लॉय के टेबल को, एम्प्लॉय के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज आइडेंटिफायर है, इसलिए हमने इसको प्राइमरी की बना दिया और प्राइमरी की को हम लोग अंडरलाइन के साथ शो करते हैं। उसके बाद जब हमने रिलेशन की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट किया तो वो कुछ इस तरह नजर आएगा। एम्प्लॉय नाम की एंटिटी है, एम्प्लॉय का रिलेशन है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी जो एज अ प्राइमरी की है और उसका नेम, एड्रेस और बर्थ डेट जो कि दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम कहेंगे नॉन की एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये प्राइमरी कीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स। ईच रिलेशनशिप इन एन ER डायग्राम मस्ट ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अ रिलेशनल मॉडल। हर रिलेशनशिप जो है ER डायग्राम में मस्ट ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अ रिलेशनल मॉडल। जो भी ER डायग्राम में रिलेशनशिप है वो रिलेशनल मॉडल के अंदर, यानी कि टेबल की फॉर्म में जो मॉडल हम बना रहे हैं उसके अंदर भी शो होना चाहिए। द रिप्रेजेंटेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करती है कि आप किस टाइप का रिलेशन अंदर इसके अंदर किस टाइप का रिलेशन है। In some cases, a relationship can be created between two relations in which one relation has a primary key and other relation has a foreign key. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि
जो रिलेशन होता है वो जो रिलेशनशिप होता है वो दो रिलेशंस के अंदर होता है, दो टेबल्स के अंदर होता है। यहाँ पर आप टर्म से कंफ्यूज ना हो जाइएगा। जो यहाँ पर टर्म यूज हो रही है रिलेशन, वो एक्चुअल में आपके टेबल्स है। रिलेशन टेबल्स को भी कहते हैं। तो आप ईआर डायग्राम पर आपने ईआर डायग्राम को पढ़ा, उसके बाद अब आप इसके कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस मॉडल को देख रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल डाटाबेस मॉडल में आप डाटा की बात करते हैं और डाटा जो होता है वो रिलेशंस की फॉर्म में शो होता है, ठीक है। अब जो रिलेशंस हैं वो क्या होता है, वो आपके टेबल्स होते हैं, ठीक है। जो आप जब आप इसके रिलेशनशिप की बात करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है रिलेशनशिप को, तो वो इस फॉर्म में किया जाता है कि जो रिलेशनशिप डिवेलप की जाती है वो वन रिलेशन का दूसरे रिलेशन के साथ किया जाता है। और वन रिलेशन की जो प्राइमरी की होती है वो एज अ फॉरेन की दूसरे रिलेशन के साथ लिंक्ड होती है। फॉरेन की यानी कि उसके अंदर वो ऐसी वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी पहले वाले रिलेशन के प्राइमरी की के अंदर मौजूद होते हैं। In other cases, our relationship can be created using a new relation. कुछ केसेस में a relationship can be created using a new relation that contains the primary keys attributes of both relations as foreign keys. कुछ रिलेशनशिप में क्या होता है, कैन बी क्रिएटेड यूजिंग अ न्यू रिलेशन दैट कंटेन्स द प्राइमरी कीज एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशंस एज अ फॉरेन कीज। कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी हम बनाते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दो रिलेशंस की प्राइमरी कीज होती हैं, ठीक है। दो रिलेशंस की प्राइमरी कीज एज अ फॉरेन की यूज हुई होती हैं, ऐसे भी रिलेशनशिप बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप भी डेवलप होते हैं जिसके अंदर जो दो रिलेशंस हैं उनकी प्राइमरी की तीसरे वाले रिलेशन के अंदर एज अ फॉरेन की यूज हो रही होती है। बोथ एट्रीब्यूट्स बिकम्स द कंपोजिट प्राइमरी की ऑफ द न्यू रिलेशन। फिर जो दोनों एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कंपोजिट प्राइमरी की बन जाते हैं न्यू रिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन होती है रिलेशनशिप्स की कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल के अंदर। उसके बाद आते हैं आपके पास मर्ज द रिलेशंस। इसके अंदर तीसरी चीज आती है मर्ज द रिलेशंस। इसमें क्या होता है, इन सम केसेस देयर मे बी रिडंडेंट रिलेशंस। कभी ऐसा होता है कि जब आप रिकॉर्ड्स को अपने डाटा को रिलेशंस की फॉर्म में रख रहे हैं तो उसके अंदर रिडंडेंसी आ जाती है, रेपिटेशन आ जाती है। इट मीन्स दैट टू और मोर रिलेशंस में डिस्क्राइब द सेम एंटिटी टाइप। इसका मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा जो रिलेशंस है, टेबल्स है, वो सेम एंटिटी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The redundant relations must be merged to remove the redundancy. This process is also known as view integration. इसके क्या होता है कि जो आपके redundant relations होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम मर्ज कर देते हैं ताकि जो आपकी डाटा की रिडंडेंसी है वो कम हो सके, वो रिमूव हो सके, ठीक है। और इस प्रोसेस को एक और नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं व्यू इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल अब आपके पास एम्प्लॉय 1 है और एम्प्लॉय 2, दो तरह के रिलेशन है जिसमें एम्प्लॉय 1 के अंदर जो एम्प्लॉय आईडीज है वो एज ए प्राइमरी की है, ठीक है। एम्प्लॉय 1 के अंदर जो आईडी है वो एज ए प्राइमरी की है, बाकी सारे इसके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। एम्प्लॉय 2 के अंदर जो आईडी है वो भी एम्प्लॉय आईडी है और बाकी सारे इसके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। अभी देखिएगा एम्प्लॉय आईडी सेम चीज़ें हैं जो कि एम्प्लॉय के टेबल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर देखा जाए तो एम्प्लॉय आईडी हर एम्प्लॉय की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो एज अ प्राइमरी की है। अब दो टेबल्स है, एम्प्लॉय आईडी है, सेम आपके पास चीज़ें हैं, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए दोनों टेबल्स को मर्ज कर देंगे। जैसे एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पर नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर शो हो रहा है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी के साथ एम्प्लॉय का नाम, एड्रेस और रेजिग्नेशन और डेट ऑफ बर्थ शो हो रही है। तो अगर आप इन दोनों टेबल्स को कंबाइन कर दें तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी मर्ज अप हो जाएंगी और आपकी डाटा की रिडंडेंसी ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। The above tables employee 1 and employee 2 describe the same entity employee. They can't be merged into one relation. The design of merging the above relations is as follows. जब हम उसको merge करेंगे तो किस तरह होगा कि जो employee ID, उसके बाद नाम का कॉलम, उसके बाद एड्रेस एट्रीब्यूट, फ़ोन नंबर, डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ बर्थ आएगी, ठीक है। अब आपके पास जो नया रिलेशन होगा उसके अंदर बोथ रिलेशंस जोन से हैं उसके अंदर रिपीटिंग एट्रीब्यूट्स खत्म हो गए हैं। अब ये दोनों रिलेशन जोन से है वो वन रिलेशन की फॉर्म में शो हो गया और उसके अंदर रिपीटेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स खत्म हो गई है।
उसके बाद जो फोर्थ स्टेप आता है वो होता है नॉर्मलाइजेशन, वो होता है नॉर्मलाइज द रिलेशंस। इसका मतलब क्या होता है, द रिलेशंस क्रिएटेड इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में हैव सम अननेसेसरी रिडंडेंसी। जब आपने स्टेप 1 और स्टेप 2 के अंदर जो हमने ऊपर रिलेशंस देखे एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 का, उसके बाद ये स्टेप 1 और स्टेप 2 के रिलेशंस को आपने क्या किया, आपने इनको मर्ज अप कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से अननेसेसरी रिपीटेशन को आपने खत्म किया और सम सर्टेन एनोमलीज और एरर्स में अराइज वाइल अपडेटिंग दीज रिलेशन। और जब आपने इसको अपडेट किया है तो कुछ एरर्स या एनोमलीज आपके रिलेशंस के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। तो जब प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन रिफाइंस दीज रिलेशंस टू अवॉइड दीज प्रॉब्लम। तो फिर आप एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को, ताकि आप जब उसको मर्ज अप करें, ताकि जब आप उसको सॉल्व करें तो आपकी जो उनसे नॉर्मलीज होते हैं, एरर्स होते हैं, वो ख़त्म हो सकें। उसके बाद अब देखेंगे कि जब आपने इसको रिफाइंड फॉर्म में लाया, जब आपने रिलेशंस को रिफाइंड फॉर्म में विदाउट एरर, विदाउट रिडंडेंसी, विदाउट एनोमलीज लेके आए, तो वो आपके पास नॉर्मलाइज फॉर्म के रिलेशंस होंगे जी। तो ये था आपका कॉन्सेप्चुअल डेटाबेस मॉडल, जिसके अंदर आपने कुछ चीज़ें पढ़ी। डेटाबेस के अंदर रिप्रेजेंट एंट्रीज कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं, रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद रिलेशंस को मर्ज कैसे करना है, और उसके बाद नॉर्मलाइज कैसे करना है। सो दिस इज़ आवर टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।